नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से पथिक कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे, जिनको बहुत ही सरल और सहज भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल आर्ट्स हिंदी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। आज अब चलते हैं अपने आज का जो विषय है पथिक, उसके अभ्यास संबंधी प्रश्नों की ओर। बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है। जब हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि पथिक का मन चाहता है कि वो बादलों पर बैठकर आकाश के एक एक कोने को देखे और उसके बाद समुद्र की लहरों पर बैठकर वो समुद्र के घर का एक एक कोना जी भर कर देखे। यही बात हम यहाँ पर सरल शब्दों में बताएंगे कि पथिक का मन बादलों पर बैठकर नील गगन में और लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता था। विचरने का मतलब घूमना चाहता था, भ्रमण करना चाहता था। उसके बाद इसमें जो दूसरा प्रश्न हमारा आता है वो है सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब बिंब के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ शब्दों के माध्यम से जो चित्र हमारे सामने उभरते हैं वो बिंब होते हैं। बिंब योजना एक कला है और कई बार हम देखते हैं कि कोई बात हमारे सामने चल रही है, लेकिन बात के चलते होने के साथ साथ उस तरह का जो दृश्य है वो भी हमारे आँखों के सामने जो है घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो वो बिंब ही होता है जिससे हम उस वस्तु का वहाँ पर न होते हुए भी उसका हम अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं, वो बिंब है। तो यहाँ पर इसी प्रकार की बातें बताई गई हैं कि सूर्य वर्णन के लिए जो सूर्योदय हुआ है उस समय का जो वर्णन है उसमें निम्न तरह के बिंब प्रयोग किए गए हैं। जैसे समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो। उसके बाद बताया गया कि समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। फिर कहा गया कि एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई हुई सुनहरी सड़क है। कमला के मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी का मंदिर का जो चमकता हुआ गुंबद है, कंगूरा है, वो है। या लक्ष्मी की सरल सड़क अति प्यारी, समुद्र ने जो हमने पढ़ा था उसमें कि समुद्र ने ऐसा लग रहा है जैसे सोने की सड़क बना दी हो। किसके लिए? लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए जैसे इस पवित्र भूमि पर सोने की सड़क बना दी हो। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है उसमें आज से स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। पहला इसमें है सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ हम बता सकते हैं कि इन पंक्तियों में रात्रि के समय चारों ओर जब सन्नाटा है उसका सौंदर्य जो बिखरा हुआ है उसका वर्णन है। कवि कहता है कि जब रात को अंधेरा छाने लगता है और आकाश में तारे चमकने लगते हैं, टिमटिमाने लगते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे इस संसार का जो स्वामी है वो मुस्कुराता हुआ आता है और इस आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर अपने जीवन के मधुर गीत सभी प्राणियों को सुना रहा हो। उसके बाद दूसरी जो पंक्तियां हैं उसमें कहा है कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। यहाँ कवि ने अपनी जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको व्यक्त करते हुए यहाँ पर बताया है कि जो प्रकृति का सौंदर्य है वह उसकी प्रेम कहानी का एक हिस्सा बनना चाहता है। कवि के कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे प्रेम कहानी चल रही हो और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है।
इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है। अगला जो हमारा प्रश्न आता है उसमें कहा है कि कविता में कई स्थानों पर प्रकृति का मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों को का भाव स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। उसमें जैसे प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख रख रही है नभ में वारिद माला। यहाँ पर जो बादलों के रंग बिरंगी जो उसमें बूंदें निकल रही हैं उनका वर्णन है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों से निकलती हुई जो रंग बूंदें हैं उन पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो नर्तकी की तरह नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, यहाँ पर समुद्र की जो गर्जना है उसका वर्णन किया गया है कि समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जना करते हुए दिखाया गया है। अगला यहाँ पे है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की जो किरणें वो इस प्रकार गिर रही है मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क हो। उसके बाद अगला है, सस्मित वदन जगत का स्वामी, मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर सीधा सा भाव ये है कि यहाँ ईश्वर का मानवीकरण किया गया है कि वो प्रभु, वो ईश्वर सभी जगह विद्यमान है और वो आकाश गंगा के किनारे खड़े होकर सभी के लिए मधुर गीत गाता है। बच्चों, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये केवल आपके मार्गदर्शन के हैं। आप इनको जैसा यहाँ पर लिखा गया है ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर आपका अपने भावों, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर मूल्यांकन होगा। इसलिए ये इनको समझो और अपनी भाषा में, अपने विचारों में, अपने भाव में इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें हम पूछ सकते हैं कि समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, लगभग 200 शब्दों में बताइए। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति बताएंगे कि हमें कैसा लगता है। तो मैं कहूँगा कि मेरे मन में समुद्र को देखकर कौतूहल के भाव उठते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा, इसका और छोर क्या होगा, समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी होगी, समुद्र तल के नीचे छिपे सारे राज को जानना चाहूँगा। वर्षों से अथाह जल राशि को समेटे हुए समुद्र कैसा महसूस करता होगा, कैसे उसकी लहरें बालू पर पहुँचती ही अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष, युगों से इसी प्रकार एक की एक रंग, रूप रंग, एक ही सुर में समुद्र के वक्षस्थल पर लहरों की वह लीला अनवरत चली आ रही है। कहीं कोई आराम और विश्राम नहीं। समुद्र को देखकर एक और भाव मेरे मन में आ उठता है, वह यह है कि इस अथाह जल राशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए, किस तरह से समुद्र के जल जीवन को सुरक्षित रखा जाए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने जो भाव और विचार हैं उनको आप यहाँ पर लिखेंगे। और एक प्रश्न और हम इसमें देखते हैं कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने कक्षा में अपने विद्यार्थियों, अपने साथियों के साथ, विद्यार्थी साथियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। और अब जैसे कि कोरोना काल चला हुआ है तो कक्षाएं तो लग नहीं रही हैं, लेकिन आप एक दूसरे से अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर भी चर्चा कर सकते हैं, उस पर भी आप बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने विवेक, अपने अभिव्यक्ति, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यह बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति गमलों, चलचित्रों, कैलेंडरों, पुरानी यादों आदि में सिमटती जा रही है। मानव की स्वार्थवर्ती और व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकृति विनाश की जिम्मेदार है। मानव ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। अतः हमें चाहिए कि प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर उसका पोषण करें, तभी हम स्वयं के लिए सुरक्षित कल बना पाएंगे। प्रकृति का महत्व हम भुला नहीं सकते हैं। इसके लिए
इसके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम इस प्रकृति से किस तरह से जुड़े रहें, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, वो बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे अब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो यथासंभव हम जितने पेड़ पौधे लगाए जाएं उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं। विद्यालय परिसर में, आवास या कॉलोनी में, औद्योगिक स्थलों आदि की जो खुली जगह हैं उन पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। यहाँ तक कि देश में वृक्षारोपण संबंधी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, तो इस तरह के अभियान और ज़्यादा चलाए जाएं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग न किया जाए। नैसर्गिक वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया जाए। साथ में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। हम प्रकृति का साथ देंगे तो प्रकृति हमारा साथ देगी। तो साथियों, ये थे हमारे पथिक कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। आशा है आपको मार्गदर्शन में सहायक सिद्ध होंगे। और बच्चों, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसमें आपकी मौलिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उसमें आपके विचार होने चाहिए। आपने उसको कहाँ तक समझा है वो वहाँ पर उभर कर आना चाहिए, उसको उकेरना है आपको, तभी आपका यथार्थ और वास्तविक जो मूल्यांकन है वो हो पाएगा। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम वे आंखें कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।